हम आचार्य मम्मट विरचित काव्य प्रकाश का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत द्वितीय उल्लास का अध्ययन चल रहा है। द्वितीय उल्लास के आरंभ में आचार्य मम्मट ने 3 प्रकार के शब्द और 3 प्रकार के अर्थों का उल्लेख किया है कि 3 प्रकार के शब्द होते हैं, 3 अर्थ होते हैं उनके, वाचक, लक्षक और व्यंजक शब्द हैं और वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य 3 अर्थ हैं। उसके बाद में वो तात्पर्यार्थ को भी संकेत करते हैं, जो मीमांसकों का मत है। वो कहते हैं तात्पर्यार्थों भी केषुचित, जो मीमांसकों का मत है, ये हम लोग देख चुके हैं। मीमांसकों में भी 2 हैं, जो एक है अभितान्वयवादी, वे कुमारिल भट्ट आदि का मत है, जो तात्पर्यावृत्ति को मानते हैं और तात्पर्यार्थ को मानते हैं। लेकिन इसके विपरीत दूसरे मीमांसक जो प्रभाकर मिश्र आदि हैं, वो अनपिता विधानवादी हैं, वे तात्पर्यवृत्ति की आवश्यकता को नहीं मानते, उसका खंडन करते हैं। इसके बाद में आचार्य मम्मट कहते हैं कि सर्वेषां प्रायसु अर्थानां व्यंजकत्वम् अपि ईष्यते। प्रायः सभी अर्थों का व्यंजकत्व भी ईष्यते माने अपेक्षित है, होता है। तो वो कहते हैं प्राय सभी अर्थों में भी व्यंजकत्व देखा जाता है, साहित्य शास्त्र में माना जाता है। अब पहली बात है कि व्यंजक किसे कहते हैं? जो व्यंजक वह है जो व्यंग्यार्थ को बोधित करे। व्यंग्यार्थस्य प्रतिपादकः शब्दः व्यंजकः, या यह शब्दः व्यंजनया यमर्थं प्रतिपादयति स शब्दः व्यंजकः, ये व्यंजक होते हैं। और प्रस्तुत कारिका में जो अपि शब्द प्रयोग किया है, सर्वेषां प्रायसु अर्थानां व्यंजकत्वम् अपि, तो व्यंजक शब्द से व्यंग्य अर्थ की प्राप्ति होती है, यह माना जाता है। किंतु समीक्षा जो कारिकांश है, उसमें जो अपि शब्द है, वो इस बात का द्योतक है कि अर्थों में भी व्यंजकता होती है। जो 3 प्रकार के शब्द, 3 प्रकार के अर्थ है, वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य। ये यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि कभी वाच्य अर्थ भी व्यंजक बनता हुआ, वाच्य अर्थ भी व्यंग्य अर्थ को द्योतित करता है। कभी वाच्य, मतलब ये कहना चाह रहे हैं वाच्य अर्थ भी व्यंजक हो सकता है व्यंग्य अर्थ के लिए, कभी लक्ष्यार्थ भी व्यंजक हो सकता है व्यंग्य अर्थ को द्योतित करने के लिए, और कभी व्यंग्य अर्थ भी स्वयं व्यंजक हो सकता है, वो अन्य व्यंग्य अर्थ को बताता है। अब यहाँ पे इसका मतलब कहना चाह रहा है कि वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य तीनों ही व्यंजक हो सकते हैं, जिसका एक एक उदाहरण क्रमशः अभी हम आगे देखेंगे। एक पद और यहाँ पे देखने की विशिष्ट है, यहाँ पे प्रायशः। इन तीनों अर्थों में प्रायशः जो पद प्रयुक्त किया है, ये यहाँ पे कहना चाहते हैं कि इन तीनों अर्थों में यथासंभव किसी अन्य चमत्कार पूर्ण अर्थ को अभिव्यक्त करने की सामर्थ्य होती है, और यह सामर्थ्य सर्वत्र नहीं होता, अपितु वक्ता के, श्रोता के और अवसर आदि के अनुसार होता है। वो इसलिए उस कारिका में प्राय शब्द का प्रयोग किया गया। जैसे कि हम टीकाकारों के मत से लेते हैं, वक्त्रादि वैशिष्ट्यान अवतारे अर्थांतर व्यंजना न संभवती थी प्रायश इत्युक्तम्। अथवा एक दूसरा मत भी मिलता है जो प्रायश पद की व्याख्या करता है कि प्रायश पद क्यों प्रयुक्त किया है आचार्य मम्मट ने। वो कहते हैं यद्वा प्रधानस्य रसादेर अव्यंजकत्वम् इति प्रायश इत्युक्तम्। क्या मतलब कहना चाह रहे हैं? काव्य में जो प्रधानभूत रस होता है, यद्वा प्रधानस्य रसादेः अव्यंजकत्वम्, काव्य में जो प्रधानभूत रस होता है, रस की व्यंजकता को वो बताना चाह रहे हैं कि रस की व्यंजकता का अभाव होता है, रस कभी व्यंजक नहीं बनता, रस सदैव व्यंग्य ही होता है। क्या तथ्य बतलाने के लिए उन्होंने प्रायश पद प्रयोग किया है? तात्पर्य यह है कि वस्तु, अलंकार और रस भूत जो तत्व है शब्दों से प्राप्त होते हैं, वो व्यंग्य हैं। इनमें से वस्तु एवं अलंकार अर्थ तो व्यंजक बन सकते हैं, वो तो और अन्य अर्थ को अभिव्यक्त कर सकते हैं, किंतु रस कभी व्यंजक नहीं होता, रस तो सदैव व्यंग्य ही होता है। रस हमेशा प्रधान होने के कारण कभी भी व्यंजक नहीं हो सकता, इसलिए इन्होंने प्राय शब्द को प्रयोग किया। अब अपि जो शब्द है वो हमने पहले भी देखा है कि अपि शब्द शायद इसलिए वो प्रयोग किया है, और प्रदीपकार के मत में अपि शब्द का अन्वय जो है वो अर्थानाम के साथ होता है। वो कहते हैं कि अर्थानाम अपि शब्देन शब्दानाम समुच्चयति प्रदीपाभिप्रायः। वो कहते हैं कि शब्दों के साथ साथ अर्थों में भी व्यंजकता होती है, इसलिए अपि शब्द को प्रयोग किया गया है। उद्योतकार जो है टीकाकार, उनके मत में अपि शब्द का अन्वय व्यंजकता के साथ होता है। वो कहते हैं अपि शब्द का जो अन्वय है वो व्यंजकता के साथ है। भाव यह कि वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य अर्थ किसी अन्य अर्थ की व्यंजना का भी कार्य करते हैं, और तब भी वे वाच्य आदि अपने रूपों को नहीं छोड़ते। ऐसा नहीं कि अपने वाच्य अर्थ ही उसको छोड़ देंगे, वो अन्य अर्थ को के व्यंजक बनते हैं, अन्य अर्थ को अभिव्यक्त करते हैं, तो भी अपने स्वरूप को नहीं छोड़ते। इसके लिए उन्होंने कहा है कि उद्योतकारस्तु व्यंजकत्वम् अपि शब्देन व्यंजकता दशायामपि वाचकत्वाद अप्रत्यवः सूचित इत्याहु।
अब एक एक का हम उदाहरण देखते हैं कि वाच्यार्थ कैसे व्यंजक बनता है, लक्ष्यार्थ कैसे व्यंजक बनता है और व्यंग्यार्थ कैसे व्यंजक बनता है। एक एक उदाहरण दिया है आचार्य मंबट ने। अगला देखते हैं। वाच्य का उदाहरण देखिए। मातृग्रह करण मध्य खलु नास्ति साधितत्वया तद्भण किम करणीयमेव न वासरः स्थायी। हे माता, मातु ग्रहोपकरण मध्य खलु नास्ति साधितम त्वया। तो यहाँ पे इसका अर्थ क्या है? हे माता, आज घर की सामग्री नहीं है, यह बात तुमने बतला दी है। तद्भण, तो बताओ, किम करणीयमेव, क्या करना चाहिए, क्या करूं, जल्दी बताओ। ना वासरा स्थायी, क्योंकि दिन स्थायी नहीं है, यानी दिन ढलने वाला है। इसलिए क्योंकि दिन स्थायी नहीं है अर्थात दिन ढलने वाला है, दिन छिपने वाला है, तो यहाँ पे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए जल्दी। तो यहाँ पे यह तो वाच्यार्थ है। अत्र स्वैर विहारार्थिनी इति व्यच्यते। जो वाच्यार्थ तो ये कि दिन स्थायी नहीं है, मुझे सामान लेने जाना है, जल्दी बताओ क्या करना चाहिए। तुमने कहा कि सामग्री नहीं है घर में, तो किसी स्वैर विहारिणी जो स्वेच्छा से विहार करना चाहती है, जाना चाहती है कि संकेत जो स्थान उसका निर्धारित हुआ, संकेत तो सायकाल का समय हो गया है, तो किसी स्वैर विहारिणी जो नायिका की उक्ति है, और यहाँ वक्ता की वैशिष्ट्य के कारण, क्योंकि जो कह रहा है उसका हमें पता है, उस वक्ता के वैशिष्ट्य के कारण श्रोता को उस व्यंग्यार्थ की प्रतीति होती है कि कहने वाली नायिका स्वच्छंद विचरण करने के लिए जाना चाहती है। अतः यहाँ पर इस व्यंग्यार्थ की प्राप्ति हेतु जो वाच्य अर्थ है वो व्यंजक बन गया है। इस प्रकार यहाँ पे जो ये मिलता है कि वो स्वैर विहारण के लिए जाना चाहती है। ये जो व्यंग्य अर्थ है उसमें जो वाच्य अर्थ है कि माता आप जल्दी बताओ, घर में कोई भी साधन नहीं है, दिन स्थायी नहीं है, जो भी कुछ करना जल्दी बता दो। तो यहाँ पे जो वाच्य अर्थ है उसे व्यंग्य अर्थ हमने लिया, तो यहाँ पे जो वाच्य अर्थ है उस व्यंग्य अर्थ का व्यंजक बन गया है। अब अगला देखिए, लक्ष्य से यथा। लक्ष्य का देखिए, साधयन्ति सखी सुभगम क्षणे क्षणे दूनासी मत कृते सद्भाव सने करणीय सदृशकम तावद विरचितम त्वया। क्या कह रही है यहाँ पे? अब साधयन्ति सखी सुभगम, ये लक्षणा वाला जो है, तो यहाँ पे लक्ष्यार्थ व्यंजक बन रहा है। प्रिय को मनाने के लिए कोई भेजा था उसने अपनी दूती को, प्रिय को मनाने के लिए प्रेषित, किंतु उसके साथ ही वो रमण करके आ गई है अपनी सखी के प्रति। किसी नायिका की उक्ति है, जो अपनी नायिका है उसने अपनी सखी को भेजा कि जब प्रिय को मना ले, और वो उसी के साथ में, उसके प्रिय के साथ में रमण करके आई है, तो उसके प्रति उस नायिका की उक्ति है अपनी सखी के प्रति कि हे सखी, साधयन्ति सखी सुभगम क्षणे क्षणे दूनासी मत कृते। हे सखी, मेरे लिए उस सुंदर नायक को मनाते हुए तो बहुत प्रयास कर रही हो मेरे लिए, तो मेरे लिए प्रयास कर रही हो, मेरे लिए उस सुंदर नायक को शुभगम मनाने में तुम कैसी हो रही हो, प्रतिक्षण तुम कैसी होती जा रही हो, दुखी हुई हो। दूनासी मत करते मेरे लिए, मेरे सुंदर नायक को मनाने के लिए तुम प्रतिक्षण दुखी हुई हो। सद्भाव और स्नेह के करने योग्य उचित, जो इस सद्भाव के कारण और अपने स्नेह के कारण जो करने योग्य उचित कार्य तुमने किया है। तावत विरचितम त्वया, सद्भाव और स्नेह जैसा होना चाहिए तुम्हारा, तुमने वैसा काम किया। अब यहाँ पर बोधा श्रोता के वैशिष्ट्य के कारण, ये जिससे कह रही है वो सखी उसको जानती कि सखी मेरे नायक के साथ में रमण करके उसको कह रही है, तो उसको अर्थ क्या लगेगा। अब वो क्या कह रही है, बोधा के कारण, यानी जो श्रोता है उसके वैशिष्ट्य के कारण यहाँ पर सद्भाव और स्नेह रूपी जो मुख्यार्थ है उनका बाध हो जाता है, और विपरीत संबंध से सदृशम का लक्ष्यार्थ हो जाता है विसदृशम, मत कृत्य का स्वकृत्य, और दूनासी का हृष्टासी। ठीक है, ये देखो आगे देखते हैं इसका। अच्छा, इन्होंने उल्लेख किया यहाँ पे उस है, अत्र मत प्रियम रम्यंता त्वया शत्रुत्तम आचरितम इति लक्ष्यम। क्या यहाँ पे लक्ष्य प्राप्त, क्या प्राप्त होता है जब उल्टा हो जाता है, विपरीत लक्षणा से यहाँ पे क्या हो जाता है कि मेरे प्रिय के साथ रमण करके तूने तो शत्रुता का आचरण किया है, मेरी मित्रता का तो आचरण नहीं किया। मेरे प्रिय के साथ में रमण करके तूने शत्रुता का आचरण किया है, यह लक्ष्यार्थ प्राप्त होता है। मत प्रियम रम्यंता त्वया शत्रुतम आचरितम इति, तुमने तो मेरे प्रिय के साथ में रमण करके मेरे साथ शत्रुता का आचरण किया, और उससे व्यंग्यार्थ क्या प्राप्त होता है, तेन कामुक विषयम सापराधत्व प्रकाशनम व्यंग्यम, उससे मेरे प्रिय के साथ में रमण करते हुए तुमने शत्रुता का आचरण किया, यह तो यहाँ पे लक्ष्यार्थ है, और उससे इस लक्ष्यार्थ से यह व्यंग्यार्थ प्राप्त होता है कामुक विषय अपराध का प्रकाशन, कि मेरा जो प्रिय है वो भी कामुक है और उसने भी अपराध किया, तुमने भी अपराध किया है,
या कामुक विषयक जो अपराध का प्रकाशन है वो यहाँ पे व्यंग्य है। इस व्यंग्य को बताने के लिए जो लक्ष्यार्थ है वो व्यंजक बन गया है, तब हमें उस व्यंग्य अर्थ की प्राप्ति हुई है। तो इस प्रकार से यहाँ पे लक्ष्यार्थ व्यंजक होना है। अब अगले उदाहरण में देखेंगे कि किस प्रकार व्यंग्य अर्थ, फिर व्यंग्य अर्थ से भी फिर हमें व्यंग्य अर्थ व्यंजक बनेगा। तो यहाँ पे देखिए, ये लक्ष्यार्थ से व्यंग्य अर्थ की प्रतीति का उदाहरण था। यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं, अगला देखते हैं। पश्य निश्चल निस्पंदा विष्णि पत्रे राजते ब्लाका निर्मल मरकत भाजन परिस्थिता शंख शुक्तिरी। अब देखिए क्या कह रहे हैं, यहाँ पर जो व्यंग्य अर्थ है वो व्यंजक बनेगा। विष्णि पत्रे, कमल के पत्ते पर निश्चल और निस्पंदा, कमल के पत्ते पर निश्चल और निस्पंद यानी बिना हिले डुले बैठी हुई बलाका निर्मल मरकत मणि पर कैसी सुशोभित हो रही है, मानो शंख शुक्ति की जैसे। अब यहाँ पर बलाका जो है, बगुली जो है वो निष्पंद बैठी हुई है, अर्थात बिना हिले डुले बैठी हुई है, वो बिल्कुल भी कोई हलचल नहीं कर रही है, यह वाच्यार्थ है। तो इस वाच्यार्थ से वो सर्वथा आश्वस्त है। निष्पंदित्वेन आश्वास्तत्वम तेन च जनरहितत्वम, वो निष्पंद है, आश्वस्त है, इससे कि उसमें किसी प्रकार का भय नहीं है, यह अर्थ प्राप्त होता है। इस आश्वस्त से यह प्राप्त होता है हमें कि वो स्थान कैसा है, जनरहित है। कोई भी पक्षी है, कोई भी पशु, वो बिल्कुल बिना निश्चिंत बैठा आराम से, कोई डर नहीं है, तब क्यों वो लगता है कि कोई स्थान वहां पे कोई व्यक्ति नहीं है, क्योंकि जरा भी कोई व्यक्ति होता है, उनको जरा भी हलचल होती है तो ये लोग अलग हो जाते हैं, पक्षी विशेष, पशु विशेष आदि। तो निष्पन्द रूप में बैठी है, वो बिना हिले डुले बैठी है, उससे आश्वस्त है। आश्वस्त से ये पता चलता है कि वो स्थान कैसा है, जनरहित है, वहां पे कोई भी नहीं है, जनरहितत्वम। अतः संकेता स्थानम एतद्विति कयाचित कंचित प्रयुज्यते। तो जब इससे ये पता चलता है कि वास्तवस्था एकांत है, यह व्यंग्य निकलता है। इस व्यंग्य अर्थ से भी यह संकेत के लिए उचित स्थान है। संकेत स्थानम एतद्विति, यह संकेत के लिए, मिलने के लिए अच्छा स्थान है, उचित स्थान है, यह एकांत स्थान व्यंग्य है जो हमने निकला जनरहितत्व। तो इस एकांत स्थान के व्यंग्य से यह व्यंग्य निकला कि यह संकेत के लिए उचित स्थान है, इस व्यंग्यार्थ की प्राप्ति होती है, अर्थात एकांत स्थान व्यंग्य से यह व्यंग्यार्थ भी प्राप्त होता है कि वो स्थान कैसा है, संकेत का है। और एक दूसरा भी मिलता है, मिथ्या त्वम अत्र आगतो अभूत इति व्यज्यते, और एक दूसरा व्यंग्य मिलता है कि तुम तो झूठ बोल रहे हो कि तुम वहां गए थे, वो स्थान तो कैसा है, जनरहित है, क्योंकि वो जो बगुली बैठी हुई है कमल के पत्ते पर बिल्कुल निश्चंद है, निष्पंद है, वो तो जरा भी हिलडुल नहीं रही है। तो नायक झूठ बोल रहा है कि वह आया था और नायिका नहीं आई, नहीं तो बलाका जो है वो इतनी निश्चल, इतनी निष्पंद होकर के नहीं बैठ सकती थी। तो यहाँ पर व्यंग्य जो अर्थ है उससे अन्य व्यंग्य अर्थ की प्रतीति हो रही है, अतः व्यंग्य अर्थ भी अन्य अर्थ का व्यंजक बन गया है। इस प्रकार से हमने देखा कि कभी वाच्यार्थ व्यंग्य अर्थ को बताता है, वो व्यंजक बन जाता है, कभी लक्ष्यार्थ व्यंजक बन करके व्यंग्य अर्थ की प्रतीति कराता है, और कहीं कहीं पर व्यंग्य अर्थ भी व्यंग्य अर्थ के लिए व्यंजक बन जाता है, तो अन्य व्यंग्य अर्थ की प्रतीति कराता है। ये तीनों चीजें तो ये कहना चाहते हैं कि प्राय सभी अर्थ व्यंजक बन जाते हैं। इसको आचार्य मम्मट ने यहाँ पे स्पष्ट किया है। ये हमने आज देखा। आगे की विषय वस्तु का अध्ययन अगले व्याख्यान में देखेंगे। आज यही समाप्त करती हूँ।